लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। ईरान अमेरिका युद्ध का 8वां दिन, 1300 से ज्यादा मौतें, तेहरान ने कहा जीत या शहादत। चीन ड्रोन और सर्कुलर मोशन में आगे, राहुल गांधी ने कहा भारत को मजबूत बनना होगा। और अशोक गहलोत ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, भाजपा पर नफरत फैलाने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के साथ युद्ध 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है। तेहरान ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के नेतृत्व में बिना शर्त समर्पण से साफ इनकार कर दिया है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्ण समर्पण की मांग की है। ईरान में अमेरिकी इजरायली हमलों से अब तक 1300 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिसमें इस्फहान में 8, शिराज में 20 और तेहरान के विभिन्न इलाकों में सैकड़ों शामिल हैं, जबकि हजारों घायल हुए हैं। लेबनान में 200 से ज्यादा मौतें हुई, जिनमें नबी चित में 16 लोग मारे गए और 35 घायल हुए। इजराइल में 12 नागरिक हताहत हुए हैं। अमेरिका के 6 सैनिक मारे जा चुके हैं। खाड़ी देशों में अब तक 9 मौतें हुई हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर मिसाइलें दागी, जिससे भारी तबाही हुई है। खाड़ी में यूएई के अल धफरा एयरबेस पर रडार और ड्रोन हैंगर नष्ट कर दिया गया। कुवैत के अली अल सलेम बेस पर ईंधन भंडार और रनवे क्षतिग्रस्त हो गया। जॉर्डन में तैनात $500 मिलियन का अमेरिकी थार्ड सिस्टम तबाह हो चुका है। हालांकि सऊदी अरब और कतर में दर्जनों ड्रोन और मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गईं। एक माल्टा फ्लैग्ड टैंकर पर भी हमला होने की खबर है। पूरे ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट जारी है, उड़ानें रद्द हैं और तेल कीमतें 30% तक बढ़ी हैं। इधर भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतेहली ने कहा कि हम ईरान के लोग साफ तौर पर कहते हैं कि इस रास्ते पर हम या तो जीत हासिल करेंगे या शहादत तक पहुंचेंगे। उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम में आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल ने युद्ध की शुरुआत की है, जबकि ईरान ने बातचीत का रास्ता अपनाया था। ईरान ने कभी युद्ध नहीं चाहा, लेकिन अब प्रतिक्रिया देना जरूरी हो गया है। In closing, I would like to sincerely thank to the organizer of this ceremony and the dear people of India who have expressed sympathy and solidarity with the people of Iran during these difficult days. This relation between the people of Iran and India go back centuries, built of deep cultural, spiritual, and civilization ties. Your presence in this gathering is a sign of those deep. इधर भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि हम पर यूनाइटेड स्टेट्स ने हमला किया, हमें अपना बचाव करना होगा। हम अपनी इज्जत, नैतिकता और आज़ादी के लिए कुर्बानी देते हैं। मुझे यकीन है कि ईरान का भविष्य बेहतर होगा। डॉक्टर इलाही ने ईरान और भारत के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों पर कहा कि ईरान और भारत के बीच रिश्ता और दोस्ती 3000 साल पहले शुरू हुई थी। मुझे यकीन है कि हमारा रिश्ता आगे भी मजबूत और जारी रहेगा। Unjust, and we have to defend ourselves, and we sacrifice for our land, we sacrifice for our dignity, we sacrifice for our morality, we sacrifice for our independence. So if we talk about the future of Iran, or if we talk about the circumstances, Iran and Iran situation, so how do you see Iran in the upcoming years, and what is the leadership is thinking right now about the crucial stage which is facing? Actually, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में टेक्नो पार्क में आईटी फ्रेटर्निटी के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सर्कुलर मोशन और ड्रोन टेक्नोलॉजी में चीन के बढ़ते दबदबे पर गंभीर चिंता जताई और भारत को इस क्षेत्र में मजबूत बनाने की जरूरत बताई। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप यूक्रेन जाकर देखें कि लड़ाई के मैदान में क्या हो रहा है, तो आप पाएंगे कि सर्कुलर मोशन और ड्रोन इंटरनल कंबशन इंजन को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। ईरान में भी आप देखेंगे कि मिलिट्री पार्ट बैटरी, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिक मोटर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इन टेक्नोलॉजी पर चीन का दबदबा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम ही ऐसे लोग हैं जो ये बदलाव ला सकते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।
उन्होंने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि अपनी राजनीतिक विफलताएं छिपाने के लिए भाजपा सरकार राजस्थान जैसे शांत प्रदेश को नफरत की आग में झोंकने के लिए डिस्टर्ब एरिया एक्ट लेकर आई है। ऐसा विभाजनकारी कानून निंदनीय है। दूसरी ओर हमारी कांग्रेस सरकार द्वारा करोड़ों प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए बनाए गए राइट टू हेल्थ कानून को इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। लाखों युवाओं और गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने वाला देश का पहला गिग वर्कर्स एक्ट भी आज इनके लिए महज रद्दी का टुकड़ा बन गया है। ये भाजपा और कांग्रेस की सोच का अंतर है। कांग्रेस का मूल मंत्र जन कल्याण का था, जबकि भाजपा का मूल मंत्र फूट डालो और राज करो रह गया है। इन्हें न पीड़ित की पीड़ा दिखती है, न गरीब मजदूर की जरूरत। इनकी नजर में जन कल्याण नहीं बल्कि केवल समाज को बांटकर सत्ता हथियाना ही एकमात्र राजनीति है। राजस्थान की जागरूक जनता इस संवेदनहीनता को देख रही है। जनता समय आने पर माकूल जवाब देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने हरिद्वार के बैरागी कैंप में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत 427 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। अमित शाह ने कहा कि मैं आज इस मंच से उत्तराखंड की जनता को बताना चाहता हूं कि एक जमाना था जब उत्तराखंड की भूमि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थी। उस वक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड की स्थापना की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हमने बजट में 2 स्कीम्स की घोषणा की थी। एक है बांग्लार युवा साथी और दूसरी है भूमिहीन खेत मजदूर। दोनों स्कीम अप्रैल में शुरू होनी थी, लेकिन हमने उन्हें आज से लागू करने का फैसला किया है। भाजपा बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमारा राज्य कई स्कीम्स देने में नंबर 1 है। ममता बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कल होने वाली विरोध रैली की घोषणा करते हुए कहा कि हम हर धर्म के लोगों के साथ खड़े हैं और सभी के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। हमारे लिए हर धर्म सम्मान का हकदार है। हमारा मानना है कि मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कोलकाता में एक कार्यक्रम में सभी धर्मों के प्रति सम्मान और समानता पर जोर दिया। घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज से 60 रुपए महंगा हो गया। व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत भी 115 रुपए बढ़ी है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर अब 913 रुपए का है। मुंबई में 912, कोलकाता में 939 और चेन्नई में 928 रुपए। व्यावसायिक 19 किलोग्राम सिलेंडर दिल्ली में 1883 रुपए, मुंबई में 1835, कोलकाता में 1990 और चेन्नई में 2043 रुपए हो गया है। ये बढ़ोतरी वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में तनाव के कारण हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एस्मा कानून के तहत आपात शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सभी रिफाइनरियों को निर्देश दिया है कि वे प्रोपेन ब्यूटेन को अधिकतम एलपीजी उत्पादन में इस्तेमाल करें और पेट्रोकेमिकल्स से हटाकर घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करें। नई दरें तुरंत लागू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ के गारियाबंद जिले में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। जिले के पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर ने घोषणा की कि अब गारियाबंद जिले में सभी सक्रिय नक्सल कैडर समर्पण कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुल 29 नक्सलियों ने मुख्य धारा में वापसी की है और इन्हें 18 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि के चेक वितरित किए गए हैं। हम उनको शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं ताकि वे सामान्य जीवन में अच्छी तरह स्थापित हो सकें। T20 विश्व कप क्रिकेट का फाइनल कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा। भारत मौजूदा चैंपियन है। उसने टूर्नामेंट में 87% मैच जीते हैं। 8 में से 7 जीत के साथ सिर्फ दक्षिण अफ्रीका से 1 हार झेली है। टीम ने ग्रुप स्टेज में अमेरिका, नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड को हराया। सुपर 8 में जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज पर जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में 7 रन से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई। वहीं न्यूजीलैंड ने 8 मैचों में 5 जीते, 2 हारे और 1 बारिश में धुल गया। ग्रुप में अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा पर जीत के बाद उसने सुपर 8 में श्रीलंका को हराया। इंग्लैंड से हार के बावजूद नेट रन रेट से सेमीफाइनल में पहुंचा और दक्षिण अफ्रीका को एक तरफा हराकर पहली बार नहीं दूसरी बार खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। भारत खिताब बचाने की कोशिश में होगा, जबकि न्यूजीलैंड अपनी पहली T20 विश्व कप ट्रॉफी की तलाश में।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।